नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला उनकी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है जो बुलडोजर को अपनी राजनीति की पहचान बनाते रहे हैं। उस गोदी मीडिया की पत्रकारिता को भी अवैध साबित करता है जो बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहा था। मीडिया का काम होता है सरकार के काम पर सवाल करना, देखना प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं, अवैध रूप से बुलडोजर चल रहा है क्या। लेकिन मीडिया ने सरकार के इस आपराधिक कारनामे को सही बताया और आपको भी उसमें एक तरह से शामिल किया। हम फैसले की ही बात कर रहे हैं। इस फैसले ने बुलडोजर के पीछे की सारी राजनीति को अवैध साबित कर दिया। उन अफसरों को भी एक तरह से अपराधी की कतार में खड़ा कर दिया है जो इस अवैध राजनीति के एजेंट बन गए थे। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यह सब जो आप देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के थंबनेल हैं, हेडलाइन है, बाबा का बुलडोजर अगले 100 दिनों के लिए तैयार। फिर निकला बाबा का बुलडोजर। इस बार चुन चुन कर बुलडोजर गरज रहा है। आ रहा है बाबा बुलडोजर। बुलडोजर से बचना नामुमकिन। फिर चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर ने किया सारी पार्टियों का गेम ओवर। बाबा का बुलडोजर कैसे हुआ मशहूर? एक चैनल ने हेडलाइन बनाई, सारी समस्याओं का समाधान बुलडोजर। उसी चैनल की एक और हेडलाइन, न कचहरी न कोर्ट, बुलडोजर से चोट। अंग्रेजी में भी इसी तरह की हेडलाइन लगाई गई। बुलडोजर को एक्शन से जोड़ा गया। कभी इन्वर्टेड कोमा लगाकर तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर गोदी मीडिया ने बुलडोजर को राजनीति का वैध हिस्सा बनाने का प्रयास किया। इस गोदी मीडिया ने आम दर्शकों के मन में यह धारणा बिठा दी कि किसी का अपराध साबित होने से पहले उसका घर गिरा देना, दुकानें गिरा देना सरकार का मजबूत एक्शन है, खासकर जब अपराधी या आरोपी किसी खास समुदाय का है। इसने यह नहीं बताया कि एक्शन के पीछे किस तरह की राजनीति चल रही है। किसी का घर कैसे दिन दहाड़े बिना सुनवाई के गिरा दिया जा रहा है। आप दर्शकों ने भी गौर नहीं किया कि जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर मुसलमान क्यों हैं। आपको भी इस गोदी मीडिया ने बुलडोजर के अवैध खेल में धकेला, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध साबित कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शायद ही कोई ऐसा भाषण होगा जिसमें बुलडोजर का जिक्र ना करते हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूपी के मुख्यमंत्री की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान को अवैध बता दिया। गोदी मीडिया ने खुलकर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा लिखा और बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर योगी की सभाओं में स्वागत करने पहुंचे। बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाता है। बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश और असम में भी हुआ। आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो
उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर का मामला क्यों कोर्ट पहुंचा? इसलिए पहुंचा कि राज्य दर राज्य बुलडोजर के इस्तेमाल से खास समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे थे। इसके जरिए ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके भीतर डर पैदा किया गया और संविधान से मिली संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार एक तरह से छीना जा रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में बिना नाम लिए इन बातों की तरफ भी इशारा किया है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब आलोचना कोर्ट की भी हुई कि इतने दिनों तक कैसे अदालत देखती रही, क्यों नहीं अदालत ने खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लिया। देर तो बहुत हुई मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहुत ठोस दिया है और इसकी राजनीति की जड़ों पर प्रहार कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए जवाबदेह बना दिया। गनीमत है कि कोर्ट ने पिछले मामलों से इस फैसले को लागू नहीं किया, वरना अपराधी बन चुके इन तमाम अफसरों को अपनी जेब से तोड़े हुए घर बनाने पड़ते और मुआवजा देना पड़ता। कोर्ट ने कहा कि अगर मनमाने तरीके से किसी का घर गिराया गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने ट्वीट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। देर से ही सही इंसाफ हुआ, लेकिन जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। आगे से जब भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान सुने, याद रखें कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज यह भी याद करने की जरूरत है कि पिछले 10 वर्षों में यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने उन मुद्दों को अवैध घोषित किया जिसकी राजनीति के तार बीजेपी से जुड़ते रहे हैं। कोर्ट ने उन फैसलों को अवैध घोषित किया जो बीजेपी और मोदी सरकार के रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने का मंत्र बता रहे थे, वह फैसला अवैध और असंवैधानिक साबित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी की यही राजनीति रही कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया और एक प्रक्रिया तय कर दी कि किस आधार पर तय होगा कोई संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वालों को गृह मंत्रालय के आदेश पर समय से पहले जेल से निकाला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को अवैध घोषित किया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को बीजेपी ने किस तरह से जीता, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अवैध घोषित किया और कहा यह संविधान की
हत्या है। कश्मीर में इंटरनेट को अनिश्चित काल तक बंद करने को बुनियादी अधिकारों का हनन बताया। आपको याद होगा जनवरी 2020 में भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से दिशा निर्देश जारी किए। इसके पीछे की राजनीति कौन करता था, किसे फायदा हो रहा था, आपको बार बार नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं। भीड़ की हिंसा में शामिल होने वाले जब जेल से जमानत पर बाहर आते थे तब मिठाई कौन खिलाता था, माला कौन पहनाता था। हजारीबाग के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता जयंत सिन्हा का फोटो तो आपने देखा ही होगा। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। पिछले 7 साल से बीजेपी और गोदी मीडिया ने बुलडोजर की राजनीति को मान्यता दी है, चुनावी मुद्दा बनाया, उसे राजनीति के एक ठोस मॉडल के रूप में खड़ा किया। बेकसूरों और अंडर ट्रायल पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। आईटी सेल ने अभियान चलाया, ट्विटर पर लोगों ने बुलडोजर चलाने की मांग की, चलाने पर जश्न मनाया। उन सभी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस राजनीति के अलावा उन गरीब लोगों को भी राहत दी है जो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, जिनके घरों को रातों रात बुलडोजर से ढहा दिया जाता है, कभी वहां पार्क बनाने के लिए, कभी पता भी नहीं चलता गरीबों का घर गिराकर किस उद्योगपति को दिया जाने वाला होता है। 2022 से लेकर अब तक 1.5 लाख घर अवैध तरीके से गिराए गए हैं। फ्रंटलाइन में रिपोर्ट छपी है, 7.5 लाख लोग बेघर कर दिए गए। कोर्ट ने अपने फैसले से बुलडोजर के सांप्रदायिक और असंवैधानिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई अक्टूबर महीने में पूरी हो गई थी। फैसला 13 नवंबर को सुनाया गया। जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले की शुरुआत हिंदी के मशहूर और महान कवि प्रदीप की एक कविता से की। कवि प्रदीप लिखते हैं कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। इस फैसले के बाद आप जरा उन अफसरों की कल्पना कीजिए, कैसे वो अपने बच्चों का सामना करते होंगे, जिन अफसरों ने सांप्रदायिक भीड़ को खुश करने के लिए, भीड़ को सांप्रदायिक बनाने के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया, किसी गरीब का घर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया, नियमों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। अब कोर्ट ने बता दिया इन मामलों में कैसे क्या करना है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है, वे खुद जज नहीं बन सकते कि कोई दोषी है या नहीं। यह सीमाओं को पार करना हुआ। कोर्ट ने कहा, अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है तो यह गलत है। जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन अधिकारी नहीं ले सकते हैं। अगर अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया के पालन किए गिराया जा सकता है? उम्र लग जाती है एक छत बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। और कुछ ऐसे ही काम बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगाने का काम कर रहे थे, उनको आज आईना दिखाने का काम देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और दो टूक शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से काम होना चाहिए। अगर कोई दोषी भी पाया जाता है, आरोपी तो छोड़िए, कोई दोषी भी पाया जा रहा है तो उसके सारे घर को सजा देना ये कानून नहीं है, ये देश का न्याय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये काम एक तुष्टीकरण के लिए, एक गलत नैरेटिव के लिए किया जाता है। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना जजमेंट देकर ऐसे लोगों को जिनका अनुसरण भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री भी करने लगे थे, उनको आईना दिखाने का काम किया है। आरोपी को सजा देना
दोषी को सजा देना न्यायालय का काम है, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन किसी का घर उजाड़ देना, 24 घंटे में आपके पास सारी परमिशन आ जाती है, 24 घंटे में आपके सारे मैप आ जाते हैं, सारी अनुमति आ जाती है, आप किसी का घर उजाड़ देते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप, उसके बच्चों की क्या गलती है? सजा दोषी को दीजिए, सजा आरोपी को दीजिए, सजा बाकी घर वालों को मत दीजिए। हो सकता है उनको पता ही ना हो कि वो अपराधी अपराध कर रहा है। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने घर गिराने की राजनीति के सांप्रदायिक चेहरे को सामने से धर लिया, बता दिया कि अपराधी के पकड़े जाने के नाम पर जो किया जा रहा है वो संवैधानिक नहीं है। अब आप बताइए, उन अफसरों को शर्म आएगी जो इस तरह के अपराध में शामिल रहे हैं? क्या इस फैसले के संदर्भ में उनके कृत्य को अपराध के रूप में देखा जाएगा? भले ही उन्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन यह फैसला उनकी करतूतों को उजागर तो कर देता है। अवैध अतिक्रमण के कारण आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया गया है, सबको दिख रहा था। अपराध में नाम आते ही, नाम मुसलमान का निकलते ही अवैध अतिक्रमण का मामला निकाल लिया जाता था और घर गिरा दिया जाता था। सबको दिख रहा था। कोर्ट में केंद्र सरकार की यह दलील भी नहीं टिकी। जस्टिस BR गवई ने एक बात कही, एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह बरसों का संघर्ष है, यह सम्मान की भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके परिवार को दंडित करना हुआ। फैसले में जस्टिस BR गवई की बातें साफ साफ कह रही हैं, बुलडोजर से घर गिराने की राजनीति किसे निशाना बना रही है। उन्होंने समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से कहा उससे उस समुदाय को राहत जरूर मिलेगी कि उनके साथ अन्याय तो हुआ, लेकिन इसी देश की अदालत ने उसे गलत भी कहा। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि शरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। किसी निर्दोष को शरण के अधिकार वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर अचानक एक इमारत को ढहा दिया जाता है और पास की इमारतें खड़ी रहती हैं तो ऐसी कार्रवाई पर मालाफाइड साफ साफ लिखा होता है, यानी यह साफ रूप से बदले की और गलत इरादे से की गई कार्रवाई है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका उद्देश्य किसी अवैध निर्माण को गिराना नहीं है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की कोर्ट में ट्रायल हो उससे पहले ही सजा देने का है। हम सभी देख रहे थे ट्रायल से पहले सजा किसे दी जा रही थी, किस समुदाय के लोगों को दी जा रही थी। आज उस राजनीति का अपराध आपके सामने है। महंगाई की चर्चा नहीं होती, आपके बच्चों को कस्बों में घटिया कॉलेज मिल रहे हैं उसकी बात नहीं होती, लेकिन किसी अपराध में मुसलमान का नाम आ जाए फिर देखिए गोदी मीडिया का कवरेज, IT सेल का तूफान देखा ही होगा आपने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अधिकारी को साबित करना होगा कि घर इसलिए गिराया गया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं बचा था। आजादी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी बुनियादी बात परिभाषित करनी पड़ जाए कि घर सबका सपना है, बरसों का संघर्ष है, तो घर गिराने वाली राज्य व्यवस्था और राजनीति को शर्म आनी चाहिए। मगर धर्म की राजनीति की चादर ओढ़कर निकली इस राजनीति को शर्म नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर 15 दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा है घर गिराने की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि कोर्ट के सामने सबूत रहे कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा, मुआवजा भी देगा। अगर प्रशासन घर गिराने का फैसला लेता है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन का नोटिस लोगों को अदालत से न्याय मांगने का मौका देगा। अभी कई मामलों में आपने देखा होगा 3 दिन का भी वक्त नहीं दिया जाता। बहराइच में हुई हिंसा के बाद महाराजगंज गांव में PWD ने 23 घरों को नोटिस दिया, 3 दिन में घर खाली कर दें, उसके बाद घर गिरा दिया जाएगा। 23 में से 20 घर मुसलमानों के थे। जब बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तब कोर्ट ने कार्रवाई पर 1 दिन की रोक लगाई। यूपी सरकार ने आश्वासन दिया हम कार्रवाई नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। 18 नवंबर को भी सुनवाई की तारीख है। इतने बड़े फैसले के पीछे किनका हाथ था उन्हें याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद
जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सीपीएम नेता बृंदा करात भी एक मामले में याचिका करता है। क्या बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं लगा बुलडोजर से इस तरह से घरों को गिरा देना असंवैधानिक है, जनता के अधिकार का हनन हो रहा है? आखिर इन मामलों में बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं आगे आता? क्या इससे आपको बात समझ में नहीं आती कि नागरिक अधिकारों के लिए कौन खड़ा हो रहा है और नागरिक अधिकारों का दमन कौन कर रहा है? क्या बृंदा करात की तरह स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमण और तमाम बीजेपी की महिला नेताओं को इस तरह की राजनीति में कभी कुछ गलत लगा ही नहीं? उन वकीलों का भी नाम लिया जाना चाहिए जो इस मामले की सुनवाई से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, पीड़ित पक्ष की तरफ से या फिर अदालत को सुझाव देने के रूप में। अदालत ने भी इन वकीलों का शुक्रिया अदा किया है। अभिषेक मनु सिंघवी, चंद्र उदय सिंह, प्रशांत भूषण, नित्या रामकृष्णन, संजय हेगड़े, दुष्यंत दवे, एमआर शमशाद, निजाम पाशा, अनस तनवीर, फौजिया शकील, रश्मि सिंह, नचिकेता जोशी, इकबाल सैयद, उज्जवल सिंह, शिवांश सक्सेना, तस्मिया तालेहा, एम हुजैफा, इनमें से कई वकीलों ने कोर्ट में मुकदमे की पैरवी की तो कईयों ने अदालत की मदद भी। एपीसीआर नाम की संस्था भी इस मामले में याचिकाकर्ता थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पढ़कर यही समझ में आता है कि बीजेपी शासित राज्य सरकारें संविधान की बुनियादी बातों का पालन नहीं कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती, केवल किसी आरोप के आधार पर अगर कार्यपालिका आरोपी की संपत्ति तबाह करती है तो यह कानून के शासन पर प्रहार होगा। कार्यपालिका एक न्यायाधीश बनकर आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक साबित कर दिया। बुलडोजर की राजनीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति की पहचान बना ली। बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों ने उस चादर को ओढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध साबित कर दिया। इसके बाद भी बीजेपी जरूर कह सकती है वह संविधान नहीं बदल रही है, संविधान का पालन कर रही है। ऐसा कहने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर का इस्तेमाल रुक जाएगा? इसकी जगह अब दमन का कौन सा नया तरीका, नया वाहन खोजा जाएगा? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।